नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप सरकारी जॉब की तैयारी कैसे करोगे। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको तैयारी कैसे करनी है और आप कैसे डिसाइड करोगे, कब डिसाइड करोगे कि मुझे सरकारी जॉब ही लेनी है और सरकारी जॉब की तैयारी ही करनी है। तो आज इस पूरे वीडियो में बेसिक से जानकारी दूंगा मैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मेरा पुराना वीडियो जिसमें मैंने अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में सारी जानकारी दी है कि मैं करता क्या हूँ और उस जॉब में मुझे सैलरी क्या मिलती है, मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको यदि जाननी है तो मेरा आई बटन में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसमें सारी मेरी जॉब की डिटेल्स मिल जाएगी। थोड़ी सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम रविकांत पटेल है। मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भोपाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, वहाँ जॉब करता हूँ। मेरा एसएससी CHSL 2014 एग्ज़ाम के द्वारा सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप 12 तक की तो आपकी नॉर्मल पढ़ाई होती है, जो भी आप स्ट्रीम ले रखे हो या जैसे भी पढ़ाई करना, आपको 12th का एग्ज़ाम देना है और उसको पास करना है। कुछ लोग 12th के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, और कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पाते। जिन्होंने 12th के बाद डिसाइड कर लिया है तो वो ये ना सोचें कि मैंने तो 12th के बाद सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, यानी मुझे वो सारे एग्ज़ाम देने हैं जिसका क्वालिफ़िकेशन 12th पास होता है। तो मैं 12th पास हो गया, अब मैं सरकारी जॉब यानी 12th की बाद की जो जॉब होती है उनकी तैयारी करने लगूँगा। उनको 12th के बाद आगे की पढ़ाई भी करनी है, यानी ग्रेजुएशन साथ में करते जाना है, और जो एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम की तैयारी भी करते जाना है। क्योंकि यदि आप सोचोगे कि मैंने 12th पास कर लिया है और जो एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें एजुकेशन भी 12th है, तो मैं इसके आगे की पढ़ाई नहीं करूँ। तो आज के समय में इतना कंपटीशन है कि यदि आप 12th का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लोग जॉब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन साथ में करते रहना है और उसकी तैयारी भी करते जाना है। ग्रेजुएशन करने का एक ये फ़ायदा है कि आपका जो जो आपका लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, यानी आपका एजुकेशन का लेवल ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता है। जैसे आपका यदि 12th तक का एजुकेशन है तो हो सकता है आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप यदि ग्रेजुएशन करोगे तो ऑटोमेटिक आपका वो लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको यदि 12th का एग्ज़ाम भी देने वाले हो तो भी आपको ग्रेजुएशन करना है और साथ में तैयारी करना है। लेकिन आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मुझे सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, तो यानी आपका फोकस फिक्स है। तो आप ग्रेजुएशन में कम ध्यान दे सकते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन में आप वो स्ट्रीम चुन सकते हैं जिसमें कम पढ़ाई करनी पड़े। जैसे आप आर्ट से कर सकते हैं BA वगैरह, या तो BSc कर सकते हैं। तो आपको ऐसी स्ट्रीम चुनना है जिसमें कम फोकस करना पड़े और आप अपने एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो आप वो सारे एग्ज़ाम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं वो जो 12th करने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं लेकिन उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया, अब वो ग्रेजुएशन में आ गए हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन करते करते वो डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे तैयारी करनी है सरकारी एग्ज़ाम की, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो। तो जो ग्रेजुएशन का आपके 3 साल या 4 साल होते हैं उसमें आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या तो ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब कई लोग इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि मैं एसएससी की तैयारी करूं कि बैंक की तैयारी करूं। तो देखिए, आपको ये खुद निर्णय लेना है कि आपको एसएससी में जाना है कि बैंकिंग में जाना है। आप बैंक भी कई बार काम कराने गए होंगे, और एसएससी के जैसे बहुत सारे ऑफिस हैं, इनकम टैक्स ऑफिस है, मेरा ऑफिस ही पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ भी गए होंगे। तो आप वहाँ का काम देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जॉब करनी है। एक तो ये पहलू हो गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कि एसएससी वाले सेक्टर में जाना चाहते हैं। और दूसरा एक रीज़न ये हो गया कि यदि आप जब कॉलेज कर रहे हैं तो आप दोनों का एक पेपर उठाएं। जैसे एक एसएससी का पेपर उठाइए कोई पुराना, और एक बैंक का पेपर उठाइए। दोनों पेपर को आप देखिए, चाहो तो सॉल्व भी करिए, और सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि आपके किस में अच्छे मार्क्स आते हैं। मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने कैसे डिसाइड किया था कि मुझे एसएससी में जाना है, तो मेरा तो यही था कि जब मैंने एक बार मैंने पेपर दिया बैंक क्लरिकल का एग्ज़ाम, मतलब घर में खुद से दिया, और एसएससी का एक जो है वो मैंने पेपर दिया, तो मुझे एसएससी में ज़्यादा मार्क्स आए और बैंक में मेरा मार्क्स कम आए। और मैंने देखा कि बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो मुझे थोड़ी सी उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे जितने मुझे एसएससी के जो क्वेश्चन थे
और उसमें मुझे पेपर देने में ये लगा कि मैं इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ और मेरा वहाँ तक लेवल चला जाएगा। तब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना, मुझे एसएससी सेक्टर में जाना है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। आपके पास जो ग्रेजुएशन का समय होता है वो आपके लिए सबसे पर्याप्त टाइम है कि आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, मुझे सरकारी जॉब में है जाना है कि नहीं जाना। अब कई बार क्या होता है कि कई लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं तो वो हो सकता है कुछ टेक्निकल फील्ड में आ जाते हैं, जैसे कोई बीई कर रहा है या बीटेक कर रहा है, तो उन्हें ये बताया जाता है, घर में ही लोग बोलेंगे कि तुमने टेक्निकल फील्ड ज्वाइन किया तो अब सरकारी जॉब में क्यों जाओगे, अपने टेक्निकल फील्ड से काम करो। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। यदि आप ग्रेजुएशन टेक्निकल फील्ड से कर रहे हैं तो आप उसको करते रहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि टेक्निकल फील्ड वालों की इंग्लिश क्या है, स्ट्रांग हो जाती है। इंग्लिश तो होती है, साथ में मैथ भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ तो मैं सरकारी जॉब की तैयारी नहीं कर सकता हूँ। यदि आपका सपना, आपका ड्रीम सरकारी जॉब की तैयारी करने का ही है तो आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो भी आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं। और मैंने उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बता ही दिया कि आपका लेवल इंग्लिश का और मैथ का लेवल नॉर्मल जो आर्ट से होंगे उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप टेक्निकल फील्ड से भी हैं तो भी आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं। ये हो गई आपको ग्रेजुएशन में आपको डिसाइड कर लेना है। और ग्रेजुएशन के जो समय है उसी में आपको कुछ एग्ज़ाम के फॉर्म्स फिल कर देने हैं और एक दो बार एग्ज़ाम दे के भी देख लेना है कि ये कैसे होता है। तो आप यानी आप ग्रेजुएशन समाप्त होते होते ही आपको पूरा फुली प्रिपेयर हो गए आप कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। यदि ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन के बाद उसकी तैयारी में लग जाओगे। और जिन्होंने 12th के बाद ही डिसाइड कर लिया है तो वो तो ग्रेजुएशन में ही अपना फुल फोकस देंगे कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है। ग्रेजुएशन तो उनके लिए एक ये है कि बस मुझे डिग्री कंप्लीट करनी है, लेकिन उनका फुल फोकस है कि जो मैंने डिसाइड कर लिया उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसके बाद कुछ लोग होता है कि जिनका कुछ ऐसे एग्ज़ाम जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कुछ लोग ग्रेजुएशन में भी डिसाइड नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक समय है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, साथ में आप कर सकते हो और उसके बाद आप तैयारी भी कर सकते हो। तो यानी आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका टाइम है कि आप वहाँ डिसाइड कर सकते हो कि मुझे तैयारी करनी है, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और कैसे करनी है। तो आपके पास 2 साल का समय वहाँ भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी डिसाइड कर सकते हो। तो ये तो पूरी बात हो गई कि आप डिसाइड कब करें और कैसे करें, आपको ये डिसाइड करना। उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी। अब आपने डिसाइड कर लिया, फॉर्म भी भरना शुरू कर दिए और एग्ज़ाम देना भी शुरू कर दिए। आपका यदि ग्रेजुएशन हो गया तो यदि आप चाहते हैं तो एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई सी भी छोटी जो आपके एरिया में हो। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन का एक डिसएडवांटेज ये है, बस ये है कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका कुछ फिक्स ही, यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो जितना आप डेली ऑनलाइन पढ़ते हैं उसको आप नोट डाउन भी करिए। नोट डाउन करने के बाद उससे आपको पता चलेगा कि मैंने आज इतना पढ़ाई किया। नहीं तो आप ऑनलाइन तो कितना सारा वीडियो देख लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पढ़ा क्या। देखने बस से अगर तैयारी पूरी हो जाती तो फिर सब वीडियो देख के ही पास आउट हो जाते, सबके एग्ज़ाम निकल जाते। लेकिन आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है तो जितना आप स्टडी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे कर रहे हैं उसको आप अपने नोट शीट में आपको नोट करना है कि आज मैंने ऑनलाइन ये पढ़ाई की और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और साथ में आपको उसका रिवीजन भी करते रहना है, जिससे आपको पता चले कि आपने इतनी पढ़ाई की। अदरवाइज़ तो ऑनलाइन जितना भी देखते जाओगे कभी ख़त्म नहीं होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कितनी पढ़ाई की कि नहीं की। तो ये आपको ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं या तो कोई आपके एरिया में कोचिंग है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक और बातचीत करने वाला हूँ कि आपको बुक्स, सबसे पहले आप कम से कम बुक प्रेफर करें। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा और जीके आएगा। ये 4 तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे ही। इन 4 में आपको ज़्यादा बुक्स सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप रीजनिंग की एक बुक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो आप प्रीवियस जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस रीजनिंग के आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसी से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप एक बुक ले सकते हैं रीजनिंग की और जो पुराने प्रॉब्लम्स आए हुए हैं उस रीजनिंग की जो बुक है उससे देखते हुए आपको सॉल्व करना है। और रीजनिंग जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये तो हो गई रीजनिंग की बात। जीके के लिए आप एक बुक लेनी है जिसमें पूरा जीके हो।
और एक बुक लेनी है ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चन हो। तो आपको जो मेन बुक है, जैसे आप लूसेंट ले सकते हैं जीके के लिए, तो आप लूसेंट को पूरा रीड करिए, और रीड करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव वाली एक बुक है, उस बुक से आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लगाने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जो मैंने पढ़ा है उसमें मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है। यानी उससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरी जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा, मतलब उससे मेरे सॉल्व हो रहे क्वेश्चन सही जा रहे कि नहीं जा रहे, तो मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं सही है कि नहीं है, और जो मैंने पढ़ा है उससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका जीके के, यानी जीके के लिए आपको 2 बुक करना है, उसके बाद आपको रीजनिंग के लिए 1 बुक करना है, और सॉल्व करने के लिए कि आपने जो चैप्टर किया है रीजनिंग का उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं वो आपको रीजनिंग लगाना है। तो आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। तीसरी बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए आप तो एक बेसिक जिसमें सारे रूल्स लिखे हों आप वो बुक ले सकते हैं, और उसके बाद आप जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं वो बुक ले सकते हैं। तो आप कोई से भी ले सकते हैं इंग्लिश, जैसे मैं बता दूं तो आप पैरामाउंट ले सकते हैं, पैरामाउंट में है एक बेसिक है वो आप ले सकते हैं, पैरामाउंट की इंग्लिश की एक बुक आती है वो ले सकते हैं। और उसके साथ यदि आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आप एमबी की एक बुक ले सकते हैं, उसमें आप जो टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सब आप कर सकते हैं। एक मैं अलग से वीडियो बताऊंगा कि आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी हो, मैंने कैसे इंग्लिश की तैयारी की, ये उनके लिए भी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब क्या है, जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, मैं भी आप देख सकते हैं कि मेरी भी हिंदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया इंग्लिश के लिए, वो आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बताऊँ कि बेसिक आपको इंग्लिश कैसे शुरुआत करनी, कैसे आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपकी इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगी, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकें। तो आप इंग्लिश के लिए भी 2 बुक लिख सकते हैं, 2 बुक, एक तो बेसिक जिसमें सब कुछ लिखा है, और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव यानी जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो। तो ये आपके 2 होगा। उसके बाद आती है बात मैथ की। तो मैथ के लिए आपको भी 2 बुक की ज़रूरत है, उसके लिए भी 2 नहीं है, आप एक ही बुक लेंगे मैथ के लिए तो पर्याप्त है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज दिए हों, और उसमें बहुत सारे उस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चन दिए हों, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी दिए हों, तो आप ये ले सकते हैं। तो यानी मैथ के लिए आप पहले शुरुआत में एक ही बुक लेंगे तो पर्याप्त। तो उसके बाद यदि आपको लगता है, जब आप वो बुक पूरी कंप्लीट कर लें, जो मैंने इतनी सारी बुक बताई हैं आपको सबको पहले एक बार कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आपको रिवाइज़ करना है, फिर आप किसी तीसरी बुक पर जाएंगे, आपको तीसरी बुक में फिर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इन्हीं को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। जब आप इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप दूसरी बुक पर मत जाइए कि एक बुक मेरी कंप्लीट हो गई अब मैं दूसरी बुक पर जाऊं, उससे जाने से बेटर है कि आप इन्हीं बुक को 2 बार 3 बार 4 बार आप रिवाइज़ कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तब नहीं निकलता कि आप 10 बुक पढ़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तब निकलता है कि आपने 2 बुक पढ़ के उनको कितनी बार रिवाइज़ किया है। क्वेश्चन वही आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आए आपको रट जाने चाहिए, मैथ से लेके जीके से लेके इंग्लिश से लेके, यानी जो क्वेश्चन आया हो उस क्वेश्चन में आपको इतने ज़्यादा बार मेहनत करनी है कि जब वो क्वेश्चन आए तो आप बस देखते ही सॉल्व कर लें। यानी आप उस एक ही बुक को 4 बार पढ़ेंगे तो आपको वो क्वेश्चन याद आ जाएगा, इतना फास्ट आप करने लगेंगे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, बस मैंने बेसिक से आपको बताया कि आपको डिसाइड कब करना है, बेसिक तैयारी कैसे करनी है। यदि आपको कोई और वीडियो मतलब आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कैसे कैसे मैंने तैयारी की। आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके कुछ और डाउट हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इस वीडियो में बस मुझे यही बताना था। मेरे हिसाब से आपके थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको सरकारी जॉब की तैयारी करनी है। इसके अलावा कुछ और डाउट है तो मैं अगले वीडियो में, आप बेसिक से जानना चाहते हैं कि इंग्लिश कैसे आपने तैयारी की, मैथ कैसे तैयारी की, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके अगले वीडियो में जानकारी देता रहूँगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपके कोई डाउट हैं तो उस डाउट को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपका मैं डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।